तो चलिए शुरू करते हैं। संकट के दौरान पूरे देश और दुनिया में भारत की ओर से जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया और आज जिस रूप में कोरोना संकट के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जान भी और जहान भी का पूरे देश को दिया और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इस योजना में 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। 50 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को सूक्ष्म लघु मध्यम और प्रदेश में अनलॉक के बाद प्रारंभ हुए सभी बड़े उद्योगों में उन्हें व्यवस्थित रूप से समायोजित करने के साथ ही महिला आजीविका समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के अंतर्गत 5 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों के सफलतापूर्वक नियोजन, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास और नगर विकास के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं में, विभिन्न परियोजनाओं में 10 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजन करने और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का ऋण, 1,35,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगरी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 5,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट का वितरण भी आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरा देश कृतज्ञ है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान जो समयबद्ध ढंग से फैसला लिया गया और उसके उपरांत अकेले उत्तर प्रदेश में 35,92,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सकुशल वापसी का कार्यक्रम जिस व्यवस्थित तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस बारे में फोकस किया था कि इन सभी श्रमिकों का अगर स्किल मैपिंग भी समयबद्ध ढंग से हो जाए तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे। 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले। 62,800 से ऊपर टेलर मास्टर, टेलरिंग का कार्य करने वाले हमारे पास इस प्रकार की स्किल मैन पावर आई। 45,000 से अधिक ड्राइवर, 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कामगार निकले। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से ग्रामीण क्षेत्र में 26,12,000 और शहरी क्षेत्र में 1,63,000 कामगारों ने अब तक अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दिया है। होम क्वारंटीन में भी 4,71,000 कामगार और श्रमिक अभी है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 51 और अभी कोरोना से पीड़ित लगभग 1,000 एक्टिव केस अकेले प्रवासी कामगार और श्रमिकों का है। मनरेगा में आज के दिन उत्तर प्रदेश में 62 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक अकेले काम कर रहा है और इसमें ज्यादातर कामगार और श्रमिकों को कृषि, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन सभी के साथ साथ कैंपा फंड के माध्यम से वृक्षारोपण के एक बृहद कार्यक्रम को प्रदेश ने लिया है। इन सभी कार्यक्रमों में इन्हें समाहित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और अब तक सफलतापूर्वक 15 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो प्रवासी के रूप में प्रदेश में आए थे, इन्हें इन योजनाओं के साथ काम दिया ही गया। सेवी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4,22,000 जो कामगार और श्रमिक वापस आए थे, इनमें से 1,69,000 को आजीविका मिशन के अंतर्गत इन्हें सफलतापूर्वक समायोजित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अनलॉक के बाद 7,80,000 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहले चरण में 57,000 एमएसएमई इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए का ऋण वितरण ये पहले ही किया जा चुका है और सफलतापूर्वक उन सभी इकाइयों के द्वारा अपना कार्य का संचालन भी आज के दिन पर प्रारंभ किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5,000 से अधिक कामगारों को टूल किट का भी वितरण हो रहा है। खासतौर पर इसमें वे जो टेलर मास्टर थे यहाँ प्रदेश में वापस आए, इसमें 1,650 दर्जी,
या जरदोजी के कार्य से जुड़े हुए, जो टेलरिंग के कार्य से जुड़े हुए टेलर मास्टर हैं, 1088 धातु उद्योग, लोहार, सुनार आदि के कार्य से जुड़े हुए लोगों को, 250 सीसा उद्योग से, 120 दरी और कालीन उद्योग से जुड़े हुए, 1082 बढ़ई और फर्नीचर के कार्य से जुड़े हुए, 669 खाद्य प्रसंस्करण और हलवाई के कार्य से जुड़े हुए, 212 नाई, 137 टोकरी बुनकर, 120 माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार, 95 राजमिस्त्री और 112 फुटवेयर की मरम्मत आदि के कार्य से जुड़े हुए कारीगरों को भी यहां पर टूल किट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक की कार्रवाई के बाद जो मार्गदर्शन पूरे देश को दिया, उसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। होम क्वारंटीन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद बचे हुए जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इन सभी कामगार और श्रमिकों को सफलतापूर्वक कार्य उपलब्ध कराने और उनके नियोजन करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अपना मार्गदर्शन देने के लिए आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया रिमोट द्वारा अनावरण कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करें। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में पेट्रोल के दाम जहां 73 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के दाम 64 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। रोजाना कीमतों में होने वाली समीक्षा पर अगर नजर डाली जाए तो 24 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर थी, वहीं डीजल की कीमत 63 रुपए 1 पैसे थी। इन आंकड़ों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है और आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता चला। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 15 तक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। सीबीएसई ने 18 मार्च को 12वीं का एग्जाम टाल दिया था और इसके बाद 12 पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच कराने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल कोर्ट में ये पूरा मामला था। 29 सब्जेक्ट्स थे जिनका एग्जाम होना था, जो एग्जाम नहीं हो पाए थे और इस बीच खबर आई है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक होनी थी, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अवरुद्ध हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने ये फैसला दिया है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट का फैसला क्या है? केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 10वीं के एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होंगे और 12वीं के एग्जाम जो बाकी बचे हुए पेपर्स हैं वो तब होंगे जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दाखिल करने के साथ ही ये बताया कि महाराष्ट्र, ओडिशा और कई राज्य सरकारों ने पहले ही इम्तिहान ना कराने की अपनी मजबूरियां जता दी हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत सारे स्कूल कोविड केयर सेंटर के रूप में उनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने तय किया है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी उस समय बाकी बचे हुए पेपर के इम्तिहान होंगे। फिलहाल परीक्षाएं रद्द रहेंगी। जी संजय, क्या जेईई और नीट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया है? एक बार आप प्रश्न दोहरा देंगी? संजय, सवाल मेरा ये है कि इसके अलावा क्या जेईई और नीट को लेकर भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया है? नहीं, अभी सिर्फ सीबीएसई के इम्तिहान को लेकर मामला था, ये उसी पर बात हुई है। अभी जेईई और नीट पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है।
जी जी, नजर आप बनाए रखिए। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, 12वीं की जब हालात थोड़े माकूल हो जाएंगे उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। 12वीं की जो परीक्षा होनी थी उस पर अब सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी, जिसके बाद अब कोर्ट का ये फैसला आया है। हालांकि कुछ राज्य पहले से ही, 3 राज्य ऐसे थे जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा थे, जिन्होंने कहा था पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि हालात काफी ज्यादा खराब हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और ऐसे में छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और फिर परीक्षा करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसी को लेकर अब कोर्ट ने भी फैसला दिया है। 1 से 15 जुलाई तक परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी और 12वीं की परीक्षा के लिए जो कोर्ट का फरमान आया है, ऑर्डर आया है, वो ये है कि अभी जब हालात ठीक होंगे उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। 12वीं के छात्रों को पिछली परीक्षा के आधार पर ही मूल्यांकन उनका किया जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट ने जब इस बारे में अपनी बात रखी, फैसला सुनाया, तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जज साहब ने क्या कहा? इसमें तो ज्यादा सारी चीजें तो सॉलिसिटर जनरल ने ही बताई और उन्होंने बताया कि 3-4 राज्यों ने तो अपने हलफनामे देकर ये अपने परीक्षा कंडक्ट करने को लेकर मजबूरी जता दी है कि वो नहीं कर पाएंगे एग्जाम कंडक्ट, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा चुका है और वहां पर कोविड के मरीज हैं। उत्तर पूर्व के छात्रों को एग्जाम के लिए आने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि वहां मूसलाधार बारिश का सीजन शुरू हो गया है। लिहाजा ऐसे में बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहां पर इम्तिहान के सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर या तो पानी भरा होगा या फिर व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाएगी जिससे कि वहां पर शिक्षक भी जा सकें, छात्र भी। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है
और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। अब हम इस वजह से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी